सभी विद्यार्थियों का A to Z स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। और बात करें राजस्थान इतिहास, जिसमें हम चल रहे हैं अजमेर या सांबर के चौहान। सांबर के चौहान का हमने पार्ट पढ़ लिया, उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था, लास्ट अर्णोराज तक पढ़ा था। और अर्णोराज के बाद अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध, जहाँ से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है, चाहे वो आप राजस्थान पुलिस ले लो, पटवार ले लो, आरएएस ले लो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जहाँ जहाँ राजस्थान इतिहास की बात होती है क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर आता है। तो जल्दी से करना क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ऐसे नहीं सारे रोज ही सब्सक्राइब करते रहो। जिस विद्यार्थी के सब्सक्राइब नाम का लाल चमकता सितारा अब तक दिख रहा है, लाल चमक रहा है, वो करोगे। जिसका ब्लैक रंग का हो गया वो नहीं करोगे। बेल आइकन का घंटा दबाने का फायदा ये होता है, वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा या यूट्यूब खोलते ही आपके सामने वो आ जाएगा जरूर, ठीक है। तो उसका ये फायदा होता है। तो आज हम पढ़ते हैं एक प्रसिद्ध शासक विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा? विग्रहराज चतुर्थ पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, ध्यान रखना। विग्रहराज चतुर्थ, इनका दूसरा नाम क्या मिलता है? ठीक है, इनका दूसरा नाम मिलता है बिसलदेव रासो। बिसलदेव मिलता है। काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा नाम क्या है? बिसलदेव। कई बार तो सीधा ही आ जाता है, या बिसलदेव का दूसरा नाम या उपनाम विग्रहराज चतुर्थ, या किस नाम से प्रसिद्ध। अब एग्जाम उठा के देख लेना, पिछले आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसका शासन काल बताते हैं 1158 से 1163। आपको कोई ऐसे भी बता सकता है 1153 से 1163, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि कहीं भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, कभी सन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये विवादों में सन होते हैं, ठीक है। अब बात आती है 58 क्यों लिखा और 53 क्यों लिखा। 53 के हिसाब से तो ये देख सकते हैं क्योंकि इनके पिता थे अर्णोराज, हो सकता है अर्णोराज को गद्दी पर बैठाते हुए, क्योंकि ऐतिहासिक जानकारी है जैसे जैसे मिली वैसे वैसे हमने लिख दी इतिहासकारों ने। आगे आने वाले में 150 सालों में देखना इन्हीं में कितना परिवर्तन होगा, जैसे जैसे तथ्य मिलते जाएंगे इनमें और परिवर्तन होता जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से तो 1153 हो गया। अब 1158 कैसे हो गया? तो इतिहासकार ये भी बताते हैं कि अर्णोराज के बाद जगदेव शासक बना था 1153 से 58 तक। 1153 से 58 तक। बाद में कहते हैं इस विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव ने इसको हटा दिया था। बात समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं हम विग्रहराज चतुर्थ। देखो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल ही, क्योंकि किताबें अलग अलग हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें देखिए, और आपका हक बनता है, आप भ्रमित होते हो, लेकिन भ्रमित आप फिक्स, मैंने ये जो चीज़ें आपको बता दी, भ्रमित वही हो जो अपवादिक चीज़ें उसे छोड़ दो या तो। और क्योंकि अपवादिक चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आती है, एग्ज़ाम में आते ही स्टूडेंट हाई कोर्ट में चले जाते हैं, आपको पता है। तो जो एग्जामिनर होता है वो भी पूरा सोचता है कि हमें अपवादिक चीज़ें नहीं देनी चाहिए, जिसके दो तथ्य निकल रहे हैं। अब देखो विग्रहराज चतुर्थ की कहानी बताना है। एक तो इसको चौहानों का स्वर्ण युग कहते हैं, चौहानों का स्वर्ण युग। दो चीज़ें आती है, चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक पूछे तो पृथ्वीराज तृतीय। चौहानों का स्वर्ण युग विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाएगा। किसको? विग्रहराज चतुर्थ। इसने दिल्ली के तोमरों को हराकर, दिल्ली के तोमरों को हराकर कब्जा किया। किस पे? दिल्ली पे, और उसको राजधानी बनाई। दिल्ली के तोमरों को हराकर क्या किया? कब्जा कर लिया उस पे। किस पे? दिल्ली पे, और उसको क्या बना ली? राजधानी बना ली। किसने? विग्रहराज चतुर्थ। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बताया? इसका दूसरा नाम बिसलदेव, पिता अर्णोराज या आनाजी, ठीक है। स्वर्ण युग इनके काल को कहा जाता है। दिल्ली के तोमरों को हराकर इन्होंने क्या किया? दिल्ली को राजधानी बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद देखो बिसलदेव रासो ने क्या किया। इस विग्रहराज की बात करें, चतुर्था, एक तो ये ध्यान रखना, ये चतुर्थ भूल मत जाना, इसे कवि बांधव की उपाधि प्राप्त है। कवि बांधव अब किताबों में छपने आने लग गया कटी बांधव। पता है क्यों आने लग गया? क्योंकि एक बार एग्जाम आया, एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, फिक्स ही मान लो, स्टार लगा लो, इसके 101% एग्जाम में आता है।
कवि बांधव की जगह मिस प्रिंटिंग हो गया पेपर के अंदर, और कै वह की जगह यानी डंडा नहीं लगा और टी बन गया कटी बांधव। ठीक है, इसलिए किताबें छपने लगी कटी बांधव। इसलिए कहते हैं कि किस शासक को कवि बांधव या कटी बांधव की उपाधि प्राप्त है, तो विग्रह राजा। ये उपाधि दी किसने? जयानक भट्ट ने दी। किसने दी? ये उपाधि दी जयानक ने। और क्यों दी? क्योंकि ये खुद भी कवि था। नंबर एक तो खुद क्या था? कवि था, और कवियों और विद्वानों कवियों का संरक्षण करता था। यानी इसके समय कहते हैं दिल्ली से अजमेर से आसपास के सारे कवि इसके संरक्षण में आ गए थे, सारे कवि इसके संरक्षण में आ गए थे। इसलिए जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव, या जयानक भट्ट को याद है क्या आपको कुछ? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट। तो कवि बांधव या कटी बांधव की उपाधि। अब ये कवि थे, इन्होंने एक नाटक लिखा। कौन सा? हरि केली। हरि केली नाटक लिखा, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। कौन सा? हरि केली नाटक बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा। हरि केली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, याद रखना। इसकी बात खासियत बताता हूँ, इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हरि केली नाटक में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। और इस विग्रह राज ने जो जबालीपुर है ना, जबालीपुर, जो जालोर वाला जबालीपुर, पहले था जबालीपुर, बाद में आपको पता है कि 1181 में स्थान। पहले तो जालोर जबालीपुर भी कहते थे, हमने पढ़ा था। इसका नाम जालालीपुर कर दिया, जावालापुर या जबालीपुर, इस तरह कर दिया। इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, व्याकरण में इसने चेंज कर दिया था। योगी विग्रहराज हरि केली नाटक कवि बांधव कवियों का संरक्षण करता, ये इसे उपाधि प्राप्त थी। आगे देखो क्या किया था इसने। ठीक है, बात किसकी चल रही है? बीसल देव, या दूसरा नाम याद रखना विग्रहराज चतुर। हरि केली नाटक लिख दिया। इसने क्या किया? अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। अजमेर में संस्कृत पाठशाला, संस्कृत यानी इसमें शिक्षा किसकी दी जाती थी? संस्कृत की, और बहुत सारे विषय से पढ़ाए जाते। संस्कृत पाठशाला जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण। कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण नाम से ये चलता था। जैसे स्कूलों के कॉलेजों के नाम होते हैं ना, वैसे संस्कृत पाठशाला। कहते हैं कि जो संस्कृत पाठशाला बनाई थी ना, उसकी दीवारों पर इसने हरि केली नाटक के श्लोक लिखवाए थे। हरि केली नाटक के श्लोक संस्कृत में था। श्लोक आते हैं ना, आपने तो शायद संस्कृत बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी, पंजाबी पढ़ते हो कहीं, तो श्लोक होते हैं। जैसे आजकल मंदिरों में देखा होगा, राम चौपाइयाँ, सुंदरकांड गुरुद्वारों में और ऊपर लिखे होते हैं, वैसे इसने संस्कृत में शिलालेखों में खुदवा दिए थे। अब बात आती है संस्कृत पाठशाला का। जब भी नाम लेते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है किसने बनवाई? विसल देव या विग्रहराज ने। और है कहाँ पे? अजमेर में। ठीक है, इतनी बात आप पढ़ते हो। लेकिन अब ध्यान रखना है, हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, और उसका गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। गोरी का गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जिसने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 में गद्दी पर बैठा था और 1270 में चौगान खेलते हैं मृत्यु। इसने क्या किया? अब मुसलमान था, काम तो नहीं करेगा अपने बड़ा। इसने क्या किया? जेसीबी लगा दे, चक दे, कोई संस्कृत पाठशाला नहीं है। इसने संस्कृत पाठशाला को तोड़वा दिया और इसकी जगह क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। कौन सा झोंपड़ा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब तो ये ना सोच लो भी झोंपड़ों के बकरी बांधने वालों झोंपड़ा बना दियो के, वो कौन बनाए? ध्यान रखे, यानी महल नुमा मस्जिद बनवाई थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या था? एक मस्जिद थी। उस मस्जिद को कहा गया, ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। ध्यान रखना, हमारे राजस्थान की प्रथम मस्जिद। ध्यान रखना, कितने खंभों पे है? 16 खंभों पे है। ध्यान रखना, कितने खंभों पे? 16। पूछ ले, 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसको तोड़वाकर? संस्कृत पाठशाला को। ये है क्या? एक मस्जिद है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं इसको, और 16 खंभों पे बनी हुई है। और इसका डिजाइन किसने किया था? डिजाइन भी हुआ है, ध्यान रखियो। डिजाइन करता थे अबू बकर। कौन थे? अबू बकर थे। ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। अबू बकर इसके डिजाइन करता थे।
कर्नल जेम्स टोड को तो जानते हो, जब इतिहास का, राजस्थान इतिहास का नाम आए और इस घोड़े वाले बाबा का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा कि आज मैंने भारत में इतनी मजबूत और सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी। किसको देखा? अढ़ाई दिन का जो जठज है बटे किताब में लिख दिया। कर्नल जेम्स टोड ने भारत का क्या कहा? भारत में मैंने इतनी शक्तिशाली मजबूत इमारत कहीं नहीं देखी। किसको देखी? अढ़ाई दिन के झोंपड़े। समझ में आ गई ना बात? कितने खंभों पर? 16 खंभों पर। राजस्थान की प्रथम मस्जिद। क्या है ये मस्जिद? निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका डिजाइन करता कौन था? अबू बकर। अब बात आती है कि अढ़ाई दिन का झोंपड़े का मतलब क्या हुआ? वैसे ढाई होता है, ढाई या अढ़ाई। अढ़ाई दिन के झोंपड़े का मतलब क्या हुआ? देखो, अढ़ाई दिन के झोंपड़े का मतलब, इसका मतलब दो चीजों से निकाला जाता है। इसका मतलब दो चीजों से निकाला जाता है। कैसे? अढ़ाई दिन के झोंपड़े की बात करें अपने, इस अढ़ाई दिन, एक तो क्या कहा जाता है, एक तो फारसी इतिहासकार ये कहते हैं, फारसी इतिहासकार, क्योंकि फारसी थे उस समय, फारसी इतिहासकार ये कहते हैं कि इसका निर्माण 60 दिनों में हुआ, लगभग 60 दिनों में हुआ। ठीक है, लगभग, यानी लगभग का मतलब आप समझते हो 60 दिन में। उन्होंने कह दिया 60 दिनों में हुआ, लगभग 2.5 महीने के आसपास। उन्होंने माना उस समय कैलेंडर उनका संवत अलग चलता था, उसी हिसाब से लगभग 60 दिनों में हुआ। एक कहते हैं कि वर्तमान में यहाँ पे, वर्तमान में पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है सिर्फ, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा गया। उर्स क्या होता है? जैसे हमारे मेले लगते हैं ना, उत्सव होते हैं, वैसे मुसलमानों में क्या होते हैं? उर्स होते हैं। तो वर्तमान में पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये बात समझ में आ गई। एक बात और, विग्रहराज चतुर्थ की ध्यान रखना। कौन सी याद रखोगे? इनकी याद रखनी है कि इनके 2 दरबारी कवि थे, बहुत ही प्रसिद्ध है। एक का नाम मैं ग्रंथ लिख लेता हूं, ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? सोमदेव ने। ये सोमदेव इनका दरबारी कवि था। एक इनका दरबारी कवि था नरपति नाहलय, नरपति नाहलय, जिसने ग्रंथ कौन सा लिखा? बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो ग्रंथ लिखा। समझ में आ गई क्या बात मैंने बताई? मैंने ये बताया आपको कि एक तो था सोमदेव जिसने ग्रंथ लिखा था ललित विग्रहराज। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, शायद BSTC पता नहीं कौन से, राजस्थान के एग्जाम होते हैं और इन 2 ग्रंथों से क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा कभी नहीं हो सकता ग्रंथों की बात आए, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि विग्रहराज चतुर्थ से क्वेश्चन नहीं आया। जब चौहानों की बात आएगी, जहां भी चौहानों का, तो ललित विग्रहराज किसने लिखा? सोमदेव ने। और बिसलदेव रासो किसने लिखा? नरपति नाहलय ने। अब देखिए विग्रहराज ने और क्या क्या बनवाया विग्रहराज चतुर्थ ने। एक तो आपने नाम सुना होगा बिसलपुर बांध। कहाँ पे है? टोंक में है। बिसलपुर बांध कहाँ पे है? टोंक में। किस नदी पर है? बनास नदी पर। और टोंक का एक स्थान है टोडा रायसिंह, वहां बना हुआ है। इस बिसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर का केकड़ी और टोंक को पेयजल आपूर्ति होती है। इसका निर्माण इस विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। टोंक में जो बिसलपुर शहर है वो भी किसने बसाया? बिसलपुर शहर वो भी इसने बसाया था। ये कहानी किसकी पूरी होगी? विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव की। इसके बाद में शासक आता है अपारगम्य। अपारगम्य आता है। ये अपारगम्य कोई काम का शासक नहीं होता है। इसका भाई आता है पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय अपने भाई अपारगम्य को मारता है, इसलिए चौहानों का भात्रहंता कहलाता है। चौहानों का भात्रहंता यानी भाई को मारने वाला। पहले हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में? चौहानों का पितरहंता जगदेव, चौहानों का भात्रहंता। भात्रहंता का मतलब अपने भाई को मार दिया। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपारगम्य शासक बने, उनको मार दिया पृथ्वीराज द्वितीय ने, और चौहानों का भात्रहंता। पृथ्वीराज चौहान के बाद शासक बने सोमेश्वर। कौन बने? सोमेश्वर। और सोमेश्वर के बाद एक वीर शासक जिसकी आप कहानी सुनते हो, पृथ्वीराज स्योंगिता की कहानी, त्राइन के द्वितीय युद्ध, जहां से त्राइन के सेकंड युद्ध के बाद इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है, वो पढ़ेंगे हम एक वीडियो में। स्पेशल पृथ्वीराज चौहान का एक वीडियो होगा, उसमें सारी घटनाएं पढ़ेंगे। तब तक आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और
बढ़िया तरीके से सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।